अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट एक्सरसाइज में हमने 8 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे और आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करनी है जीपी की, और हमें गिवन है एक कंडीशन a5/a3 इज इक्वल्स टू 4/9 एंड a2 इज इक्वल्स टू 4/9 के इक्वल गिवन है। ठीक है, इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हमने an फाइंड करना है। an किसके इक्वल था? an इज इक्वल्स टू था a1 r रेज़ टू पावर r n था। जब हमने एपी वाला सेक्शन किया था तो उसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें थी डेट वाज A1 एंड डी कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें पता है तो हम सारी की सारी सीक्वेंस खुद से फाइंड कर सकते हैं। सेम अब यहाँ पे हमें चाहिए A1 एंड आर। अगर ये दोनों चीजें पता है तो हम सारी की सारी सीक्वेंसेस बना भी सकते हैं और उसके nth टर्म भी बना सकते हैं। सो अब हमें यही दो चीजें फाइंड करनी है, A1 एंड आर। सबसे पहले मैं इधर फॉर्मूला लगा सकती हूँ A5। अब यहाँ पे एन की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं डेट विल बी A1 R 5 - 1 डिवाइडेड बाई A3 है, तो A1 R 3 - 1 विच इक्वल्स टू 4/9 आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। A1 से कट गया, ऊपर आया R4 डिवाइडेड बाय R2 विच इक्वल्स टू 4/9। 4 और 2 ये आपस में कैंसिल हो गए तो आर स्केयर इज इक्वल्स टू 4/9 आ गया, विच इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अगर हम बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लेते हैं डेट विल बी 2/3। ये आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से A1 भी निकल सकता है। A1 कैसे निकाल सकते हैं हम? A2 है, A2 के ऊपर भी यही an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये A1 टाइम्स R और 2 - 1 हो गया, विच इक्वल्स टू 4/9। अब यहाँ पे हमारे पास हमें A1 भी नहीं पता लेकिन हमें R ऑलरेडी पता है, तो R की ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं। R को जब हम लेते हैं 2/3 विच इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? R की जगह 2/3 अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया ये 4/9। सो इसके बाद अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया और यहाँ पे आ गया 3। सो A1 की वैल्यू आ गई 2/3। अब आर की एक और वैल्यू भी तो है विच इज -2/3। सो जब हमने -2/3 पुट किया है यहाँ पे तो -2/3 आ गया। 4/9 सेम उसी तरह 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो रही, माइनस साइन वैसे का वैसे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, मेरे पास बचा -2/3। सो A1 की भी वैल्यू क्या आ गई? +-2/3, और आर भी आ गया +-2/3। अब आर एंड ए दोनों पता चल गए हमें। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। सो ए एन की भी दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि A1 दो है और R1 भी दो है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या, ओके मैं यहीं पे कर देती हूँ। जब हमने लिया R को 2/3 तो मेरे पास A1 का आंसर भी आया 2/3। ठीक है, तो ए एन का आंसर क्या बना? A1 R n - 1। सो A1 का है 2/3 वैल्यू एंड R की वैल्यू भी 2/3 है विच इज n-1। ये n-1 है, ये 1 है, जब दोनों ऐड होगी तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 2/3 और इसकी होल पावर n हो गई। ठीक है, एक कम था तो ऐड होके ये आ गया। सिमिलरली जब मैंने माइनस वाली वैल्यूज ली, ओके इसको जरा एक दफा इरेज कर लेते हैं। अब प्लस वाली दोनों वैल्यूज ली हैं, अभी तक हमने माइनस वाली रहती हैं, अब दोनों में माइनस वाली वैल्यूज लेके देखें क्या बनता है। A1 is equals to -2/3 and R is equals to -2/3। an which equals to A1 R n-1 वैल्यू पुट करें। A1 की वैल्यू -2/3 पुट कर दी, सिमिलरली R की वैल्यू -2/3 और उसकी होल पावर n-1। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 माइनस एज इट इज और यहाँ होल पावर n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर n और ये 2/3 की पावर n हो गया। ठीक है, सो हमने ए एन ही फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। दो वैल्यूज आने की वजह से हमारे पास जो है वो ए एन की दो वैल्यूज निकली हैं। अगर एक एक वैल्यू आती है आर की और A1 की तो हमारे पास ये एक एक वैल्यू आनी थी। ठीक है, आई होप इट क्लियर्स नाउ। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड द थ्री कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर मैंने आपको पहले भी बताए, 1 2 3, ये कंसेक्टिव नंबर है। जो बिल्कुल साथ साथ लिखे होते हैं उन नंबर्स को कंसेक्टिव नंबर कहते हैं। फाइंड द थ्री कंसेक्टिव नंबर इन जीपी हुज सम इज। ऐसे तीन नंबर जिनको सम करें तो 26 आता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। अब वो जीपी है। जीपी की इन जनरल टर्म्स में पता है ना कैसी होती हैं। A1 है और नेक्स्ट वाली टर्म A1R, फिर उससे नेक्स्ट वाली A1R स्केयर, एंड अप टू सोन ये चलती जा रही है। और इसे अगर हम पीछे आए, यहाँ से अगर हमने यहाँ आना हो तो R डिवाइड हुआ है, यहाँ से यहाँ आना हो तो R डिवाइड कर दिया। अब A1 से अगर पीछे एक टर्म जाना हो तो R डिवाइड होगा ऑब्वियसली, ऐसे आएगी ना इससे पीछे वाली टर्म। आगे जा रहे हैं तो R मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे जा रहे हैं तो R डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी जीपी है, इनकी कंसेक्टिव टर्म, ये तीन भी कंसेक्टिव ले सकते हैं, ये तीन भी कंसेक्टिव ले सकते हैं, तो तीन कोई भी कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है हमने, ठीक है। सो मैं सपोज करती हूँ, लेट A1R, A1 एंड A1R, ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स ले ली मैंने जीपी की। अब इनका जो सम है, मुझे गिवन ये है कि इन तीन कंसेक्टिव टर्म्स का जो सम है विच इक्वल्स टू 26, एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 216 के। इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं विच इक्वल्स टू 216, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया एक आर, तो मेरे पास बच गया A1 का क्यूब विच इक्वल्स टू 216। अब दोनों तरफ जो है वो अगर क्यूब है तो इसको भी हम 216 को भी 6 का क्यूब लिख सकते हैं। सो A1 इक्वल आ गया मेरे पास 6 के, ठीक है। A1 की वैल्यू निकल आई। अब इस A1 की वैल्यू को इधर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं सम वाली में, तो वहां से R भी निकल आएगा हमारे पास। A1 की वैल्यू को पुट करें जरा इधर, 6/R प्लस 6 + 6R विच इक्वल्स टू 26। अब यहाँ से अगर हम, आप एलसीएम भी ले सकते हैं और आर को डायरेक्ट दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम ले रहे हैं तो मेरे पास ये बचा 6R², और नीचे जो आर डिवाइड हो रहा था उसको मैं दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है। सो ये फाइनल मेरे पास इक्वेशन बनी 6R²। ये वाला 6 जो है वो इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। 26 था इधर, अकेला 6 नहीं है, ये इधर आके माइनस का 26 हो गया, प्लस के 6R है और फिर प्लस का 6 विच इक्वल्स टू 0। 6R² माइनस 20 में 6 में से 6 निकले तो 20R प्लस 6 विच इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या फिर फैक्टराइजेशन करनी है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ये आपकी चॉइस है। ये अलजेब्रा वाले सेक्शन में हमने ये तीनों मेथड सीख लिए हुए हैं, और उनमें से कोई एक मेथड लगाने के बाद मैं आपको फाइनल आर की वैल्यू बताती हूँ। यहाँ पे आर की वैल्यू आती है या तो 1/3 या R = 3। ये दो वैल्यूज मेरे पास आर की निकलती हैं, ठीक है। अब आर की दो वैल्यूज निकली हैं, तो R एंड A1 हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या चाहिए, क्या था, हमें ये तीन कंसेक्टिव नंबर चाहिए थे ना, तो हम तीन कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे A1 और R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे। एक जो नंबर है वो विच इज 6/, एक वैल्यू उसकी पुट कर दें, आर की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ, दो वैल्यू निकली है ना, 6 आ गया और ये 6 × ये 3 आ गया, ठीक है। और दूसरी आर की वैल्यू क्या निकली मेरे पास, A1 तो वैसे ही रहा और आर है 1/3। सो इधर आ गई 1/3, 6 × 1/3, ठीक है। इनको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नीचे डिवाइड हो रहा है, विच इज 18। 6 एंड 3 × 2 = 6, सॉरी ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स है जीपी में, और यहाँ भी सेम वही वाली आएंगी, 2, 6 एंड 18, ठीक है। तो ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स आई हैं मेरे पास, कि जिनका सम करने से वो 26 आता है, जिनका प्रोडक्ट अगर मैं लूँ जीपी का वो 216 आता है, ठीक है। ये हमने ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स ही फाइंड करनी थी, तो बेसिकली हमने जस्ट A1 एंड R की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो रेस्ट वैल्यूज है वो हमारे पास वैसे ही आ जानी थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is 11. If the sum of the four consecutive term of the GP is 18. Okay, four consecutive term of the GP is 80 है। Okay, four consecutive terms ले लें, A, AR, AR², AR³, ये चार टर्म्स हो गई। इन चारों का जो सम है विच इक्वल्स टू 80, ये हमें उसने ऑलरेडी बता दिया है। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ, सेकंड
और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला याद है ना, दो टर्म्स के दरमियान दोनों को जमा करो, दो पे डिवाइड करो, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। और ये किसके इक्वल उसने दिया है, इज 30। और हमने ये टर्म्स फाइंड करनी, टर्म्स का मतलब हमने ए आर स्केयर ए आर क्यूब फाइंड करना है। कौन सी चार टर्म्स ऐसे हैं जिनको सम करें तो 80 आता है, और जिनमें से दूसरी और फोर्थ वाले का अर्थमेटिक मीन 30 के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये दो कंडीशंस हमें गिवन है, इन दोनों को यूज करते हुए हमने फाइंड करनी है। ओके, यहाँ से देखें, ए आर प्लस ए आर क्यूब, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होकर ये 60 बन गया मेरे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, इस 2 को पुट करें 1 के अंदर। 1 में जहां जहां ए आर क्यूब है वहां 60 आ जाएगा। ए प्लस ए आर स्क्वायर एज इट इज आ गया, बाकी दोनों की जगह 60 आ गया, विच इक्वल्स टू 80। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ए आर स्क्वायर 60 इधर जाके माइनस हो गया, 80 में से निकला, तो मेरे पास आंसर आ गया उसका 20। इसको कोई नंबर 3 का नाम दे दें। ओके, अब दोबारा जरा कोई नंबर 2 पे वापस आते हैं, यहाँ से आर कॉमन लें, क्या निकला मेरे पास, ए प्लस ए आर स्क्वायर आ गया, विच इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसको कोई नंबर 4 का नाम दें। अब ये जो इक्वेशन 4 है, इसमें से ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, और यहाँ भी तो ए प्लस ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करें, तो इधर मेरे पास क्या आंसर आएगा उसका। ओके, तो सो वी हैव, या फिर इसकी वैल्यू इधर पुट करें, डेट इज मोर इजी। 3 पुट 3 इन 4, जब आप 3 को 4 में पुट करेंगे तो मेरे पास आर इंटू ये 20 है, विच इक्वल्स टू 60। तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 3। सो एक चीज हमें मिल गई, आर मिल गया। अब आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो मेरे पास ए की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आर की वैल्यू आप बेशक इक्वेशन 3 में ही पुट कर लो, यहीं पे पुट कर लो, ए प्लस ए, और ये 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 20, ए प्लस ये 9 ए हो गया, तो ये 10 ए इज इक्वल्स टू 20, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू आ गया 2 के। ए की वैल्यू निकल आई, आर की वैल्यू निकल आई। अब हम वो चार कंसेक्टिव टर्म्स बता सकते हैं जिनका सम 80 है। कैसे बता सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करके। फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए आर, 2 into 3 विच इज 6, ए आर स्क्वायर 2 into 3 का स्क्वायर 9 विच इज 18, एंड ए आर क्यूब, तो 2 into 3 का क्यूब आ गया मेरे पास, 3 का क्यूब विच इज 27। सो 27 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया 54। सो ये चार टर्म्स ही मैंने फाइंड करनी थी, और ये चार टर्म्स आ गए। ठीक है, ओके, अब चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। If 1 over A, 1 over B and 1 over C are in GP, 1 over A, 1 over B and 1 over C in GP में है, अगर ये शो करना है कि जो कॉमन रेशियो है, आर को कॉमन रेशियो कहते हैं ना, ये इसके इक्वल है, प्लस माइनस ए ओवर सी, ये हमने शो करना है। ठीक है, अब अगर ये जीपी में है तो अगली को पिछली पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आर। इसको इस पे डिवाइड किया, 1 ओवर बी को मैंने डिवाइड किया 1 ओवर ए पे, तो उसका आंसर भी आर आना चाहिए। और 1 ओवर सी को अगर 1 ओवर बी पे करूंगी, 1 ओवर सी को डिवाइड किया 1 ओवर बी पे, तो उसका आंसर भी तो आर आना चाहिए ना। इसका जरा सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर बी ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास आ गया ए ओवर बी। इसको करें, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बी ओवर सी विच इक्वल्स टू बी ओवर सी आ। ठीक है, अब इक्वेशन इसको 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर विच इक्वल्स टू ए ओवर बी इंटू बी ओवर सी आ गया, बी बी के साथ कट गया, सो आर स्क्वायर मेरे पास आ गया ए ओवर सी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर सी। और यही हमने प्रूव करना था कि कॉमन रेशियो इसी के इक्वल है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या उसने कहा हुआ है, क्या करना है, इफ द नंबर 1 4 and 3, 1 4 3
आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्री कंसेक्टिव टर्म ऑफ एन एपी। एपी में आपको रिकॉल करवा दूं, एपी की टर्म्स कैसी होती थी मेरे पास, ए है अगर तो आगे वाली टर्म कैसे आती है, ए प्लस डी। फिर उससे आगे वाली टर्म कैसे आती है, ए प्लस 2d। और इससे पीछे वाली टर्म्स कैसे आती थी, अगर आगे आगे डी मल्टी प्लस हो रहा है तो पीछे पीछे डी माइनस होता है। सेम उसी तरह जैसे जीपी में आगे आर मल्टीप्लाई होता है तो पीछे डिवाइड होता है। अब ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स भी हो सकती हैं और ये तीन भी कंसेक्टिव टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। इफ द नंबर 1, 4 एंड 3 आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तीन कंसेक्टिव टर्म्स एपी की कोई भी कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है। देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 21। अब गिवन हमें ये है सारा कुछ कि मेरे पास 1, 4 एंड 3 है, और अगर ये मैं एपी की कुछ टर्म्स सपोज कर लेती हूँ, ए प्लस डी। एपी की तीन टर्म्स में का जो सम है ना, सबसे एंड वाली पहली लाइन पर, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। इन तीनों का जो सम है ना विच इज 21, एक ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। तीन एपी की टर्म्स का सम 21 है। और दूसरी बात, इफ द नंबर्स, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसकी पहली टर्म में से, हमने 2, ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया उसकी दूसरी टर्म में से, यही लिखा है ना, इफ द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द जीपी। और ये वाई प्लस और ए प्लस डी माइनस कर दिया 3 में से। अब अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमने ये शो करना है, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनी है दिस इज इन जीपी, ये चीज हमने शो करनी है कि ये जीपी में आती है। तो जीपी का मतलब मैं अगली को पिछली पे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर है ना वो सेम आना चाहिए। हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली, हमने ये तीन चीजें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें ए और डी चाहिए। और ये सारी की सारी बाकी कंडीशंस हैं जो ए और डी को फाइंड करने में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये डी इस डी के साथ कट गया तो 3a इज इक्वल टू 21 आ गया, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7। सो a की वैल्यू तो आ गई, अभी d की वैल्यू रह गई है, ठीक है। सो d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही r आएगा क्योंकि ये जीपी में है ना। और उसके बाद इसको इस पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर मेरे पास सेम आएगा, -3 डिवाइडेड बाई a-4। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया। अब यहाँ से जो है वो मेरे पास a की वैल्यू पहले पुट कर लें, आसानी हो जाएगी। 7 - d - 1, 7 प्लस d-3 डिवाइडेड बाय 7 - 4, ठीक है। सो 3/7 में से एक माइनस कर दिया तो 6 - d विच इक्वल्स टू 7 - 3 4 प्लस d एंड 7 - 4 3 आ गया, ठीक है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस d एंड 6 - d। सो 9 विच इक्वल्स टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 24 प्लस, ओके यहाँ पे -4d प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर। अब जरा चीजों को सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा, 4d एंड 6d, 2d आ गया, माइनस डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस के 24। अब ये इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस की होगी, विच इक्वल्स टू 0। 24 में से हमने माइनस कर दिया है 9 विच गिव्स मी 15 प्लस के विच इक्वल्स टू 0। सो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व खुद से करना है और इसके जो आंसर्स आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो डी इज इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास -3 एंड डी इज इक्वल्स टू 5। सो डी की दो वैल्यूज आ गई। सो बेसिकली हमने ये तीन टर्म्स फाइंड करनी थी कि जिनको सम करने से मेरे पास 21 आता है, और जिनकी पहली टर्म में से अगर मैं 4 माइनस करूँ, दूसरी में 1 माइनस करूँ, दूसरी में से 4 और तीसरी में से 3 माइनस करूँ तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनती है वो मेरे पास जीपी बन जाती है, ठीक है। ये दो कंडीशन को यूज करते हुए मुझे जस्ट A1 एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वो मैंने कर ली, ओके। अब ये वैल्यू फाइंड कर ली आपने। अब आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 7 एंड डी की वैल्यू ए का ही है -3। सेम उसके बाद ए की वैल्यू है 7 एंड डी की वैल्यू क्या आई है 5, दो वैल्यूज निकली है ना डी की।
सो ए माइनस डी क्या आ गया, 7 माइनस माइनस 3 विच इज 10। ए की वैल्यू 7 और ए प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 माइनस 3 विच इज 4। सेम इसी तरह यहाँ भी ये तीन वैल्यूज आपने फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगी, बाकी फिर आपने खुद ही करना है। ठीक है, सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है वो भी। इफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी आर इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड का मतलब है कि उसमें कम हो रही हैं नंबर्स। एक एपी है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तीन नंबर्स हैं एपी में। अब दीज नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, पहला नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1 से, उसमें 1 ऐड करना है। सेकंड वाले नंबर में 4 ऐड करना है, थर्ड वाले नंबर में आपने 15 ऐड करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, तो ये जो सीक्वेंस बन जाती है दिस इज इन जीपी, ये एपी में था। ठीक है, अब ये जो एपी में नंबर्स हमने लिए हैं, ये तीन नंबर सपोज किए ना, ये वाले तीन नंबर्स का जो सम है विच इज 6, सो ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी, इसका जो सम है वो 6 आ गया मेरे पास। सो ये दो कंडीशन है, इनको यूज करते हुए आपने ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद जस्ट ये तीन नंबर्स बता देने कि क्या आए हैं। सेम पैरेलल स्टेप्स पे चलेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 6, तो ए मेरे पास आ गया 2। अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जीपी की कंडीशन है, कॉमन रेशियो सेम आती है। ए प्लस डी प्लस 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस 4। सो यहाँ आपने ए की वैल्यू पहले 2 पुट कर देनी है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू निकाल लेनी है। एंड पे जस्ट ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी की वैल्यू निकाला। ठीक है, सेम उसी सारे स्टेप्स के ऊपर ये क्वेश्चन करना है जैसे अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।